Hello guys, welcome to our channel माँ कोचिंग क्लासेस लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज जो हम टॉपिक आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं वो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन पे बताने वाले हैं। ठीक है कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, श्वसन तंत्र किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन, ये आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, आइए देखते हैं। रेस्पिरेशन हमारा ये होता है कि ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है, रेस्पिरेशन जो होता है हमारे में कैसे होता है, तो ये है, तो ऑक्सीजन जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके विघटन कर यानी तोड़ के उनको ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन किसको कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन करती है यानी ऑक्सीकरण करके कर विघटन कर देती है यानी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थों का विघटन जो है ऑक्सीडेशन करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है यानी एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, श्वसन इसको कहते हैं। तो अब ये होता क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, श्वसन को हम इस फार्मूले से, ठीक है, श्वसन को हम जो है इस फार्मूले से करते हैं। जैसे हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थित में ऑक्सीजन के साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसको भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, H2O, और ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है C6H12O2 प्लस O2 C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, सॉरी 3 टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन जो है हमारा 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, तो आइए देखते हैं। एक होता है हमारा बाह्य श्वसन, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हम वो देते हैं कि बाह्य श्वसन में होता है हमारा ऑक्सीजन अंदर जाती है कैसे, ठीक है, और ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये हम बाह्य श्वसन के अंतर्गत रीड करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारा गैसों का शरीर में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तो क्या होता है, जो बाह्य श्वसन द्वारा जो हमने गैसें अंदर ली हैं यानी हमारे शरीर की बॉडी में इंटर की हैं, वो कैसे कोशिका और लंग्स तक पहुंचती है, ये इसमें हम प्रोवाइड करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जानकारी आज प्राप्त करेंगे कि जो बाह्य श्वसन द्वारा जो गैसेस ली गई हैं, अंदर गई हैं, वो कैसे लंग्स और कोशिका तक पहुँचती हैं। फिर आता है आपका थर्ड जो है आंतरिक श्वसन यानी भोज का कैसे भोजन का वो होता है, ये हम इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा। तो बाह्य श्वसन, अब देखिए बाह्य श्वसन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हमारी इंटर करती है यहाँ से शरीर में, ठीक है, ये इंटर करती है, ठीक है, ये इंटर कर रही है, ठीक है, ये इंटर कर रही है, इसके मतलब ये इंटर कर रही है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बाहर आना, ठीक है,
ये अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है, ये एंटर कर रही है और ये बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये फिगर से आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना यानी निकलना क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। ये चीज़ समझ आई। अब इसमें दो चीज़ होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। वातावरण से जब हम एटमॉस्फेयर से जब हमारी वायु जो है, ठीक है, हवा जो है वो हम शरीर के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को जो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। और दूसरा जो होता है, जब शरीर से हम CO2 को बाहर निकालते हैं, जैसे ये निकल रही, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन कहलाता है, ठीक है, एक्सपिरेशन कहलाता है या उच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये टॉपिक कि बाह्य श्वसन में क्या होता है, तो जो अंदर ऑक्सीजन अगर हम अंदर जब जाती है लेते हैं तो वो हमारा निश्वसन या इंस्पिरेशन कहलाता है, और जब बाहर निकलती है तो हमारा क्या होता है, एक्सपिरेशन या उच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बाह्य श्वसन में क्या होता है, ठीक है। तो बाह्य श्वसन में अब देखिए, हम जब CO2 को लेते हैं, सॉरी O2 को जब अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो उसके साथ में क्या जाता है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20%, ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर वेपर 0.5% होते हैं, ठीक है। वाटर वेपर जो है 0.5% होते हैं, ठीक है। ये हम जब वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03% और सेलवास जो होता है 0.5% होता है। ये हम जब CO2 को अंदर लेते हैं यानी ऑक्सीजन जब लेते हैं, सॉरी O2 जिसको बोलते हैं, उसको अंदर लेते हैं, ये उस समय का है। और जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर से बाहर निकलती है तो उस समय नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऑक्सीजन है 16%, CO2 जो है 4% और वाटर वेपर 6.5%। अब दोनों में देख लीजिए कि हम जिस समय की कौन कौन से क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तब भी नाइट्रोजन हमारा 78% था, और जब बाहर निकालते हैं तब भी हमारा 78% रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं शरीर के बॉडी में, और जब हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई भी चेंजेस नाइट्रोजन में नहीं होता है, सेम परसेंटेज में निकलता है। ऑक्सीजन हम 20% लेते हैं, 16% बाहर आती है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड ये पहले से बढ़ जाती है, 0.03% हम अंदर लेते हैं, लेकिन 4% हमारी CO2 बाहर निकलती है। और वाटर वेपर भी बढ़ जाता है, ये 6.5% हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसमें कितना चेंजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा जो है गैसों का शरीर में परिवहन, ठीक है, गैसों का शरीर में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस का शरीर में कैसे परिवहन होता है, तो गैसों का शरीर में परिवहन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स जिसको फेफड़े भी बोलते हैं हिंदी में, से शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचना और फिर वापस लंग्स तक आना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाता है, ठीक है। जो हम बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो हम गैसेस ले रहे थे, ठीक है, उनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक से शरीर की कोशिकाओं तक जाना होता है, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं तक जाता है जैसे ये, और उसके बाद फिर वापस आना, वो हमारा क्या कहलाता है, जाना और वापस आना क्या कहलाता है हमारा, यहाँ से ऐसे गए और वापस आना फेफड़ों तक यहाँ से, तो हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर कर लीजिए, बस इतना है कि ऑक्सीजन O2 और CO2 का लंग्स और फेफड़ों तक जाना और फेफड़े और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और फिर वापस लंग्स तक आना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाता है, ठीक है। तो गैसों इसमें क्या होता है, अब हमारी गैसेस जो होती हैं, गैस जो होती हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो गैस हमारे जो है रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस का जो होता है को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि गैसों को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर जाते हैं, वो हमारा कौन करता है, ब्लड होता है, ठीक है। कौन करता है, ब्लड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल
याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, ये टॉपिक बिल्कुल समझ लीजिए कि गैसों का ट्रांसफ़र कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। ये याद रखिएगा, रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस को शरीर में ट्रांसफ़र जो होता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड। अब उसमें और भी आगे टॉपिक है कि हीमोग्लोबिन, ये एक प्रोटीन होती है जो ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में एक प्रोटीन होती है, इसका सेंटर जो होता है लौह परमाणु की उपस्थित होती है। ठीक है, इसके सेंटर में लौह परमाणु की उपस्थित होती है। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, इसके सेंटर में लौह परमाणु की उपस्थित होती है। ठीक है, लौह परमाणु की उपस्थित होती है, जिससे ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब आपको ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का परिवहन कब होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जब ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो उससे होता है। जैसे उसमें ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या करती है? ऑक्सीजन जो है हमारा ब्लड में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब ऑक्सीजन हमारी है ये यहाँ से, ठीक, कंपेयर करती है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है, ये देखिए, हीमोग्लोबिन से जुड़कर हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, ये जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारी कोशिकाओं में यानी सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचता है, हमारी सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक, अब उसके बाद वहाँ जाकर, ठीक, जब वो सेल्स में पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये आ रहा है, इसको सेल्स में जब पहुंच गया जाके, तो ये हम यहाँ पे फिर क्या होता है? फिर यहाँ से जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो O2 प्लस Hb यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 जो थी वो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, फिर कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है यानी मुक्त ऑक्सीजन जो होती है वह सेल्स तक यहाँ से पहुँचती है। ठीक है, पहुँच जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? यही हमारा होता है जाके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे पहले क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पे फिर क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि रिलीज हुई ऑक्सीजन जो होती है, रिलीज हुई ऑक्सीजन वो सेल्स में पहुँच जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट और थर्ड पार्ट जो हमारा था वो देखिए, थर्ड पार्ट हमारा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? आंतरिक श्वसन जिसको बोलते हैं, में रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, आंतरिक श्वसन में जो रेस्पिरेशन गैसेस का होता है, गैसेस श्वसन में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक श्वसन में रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस का जो एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में जो एक्सचेंजिंग होती है, इसलिए इसको कोशिकीय रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिकीय रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन में ये याद रखिएगा, या रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है यानी सेल्स में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये आंतरिक श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आपका, आप देख लीजिए यहाँ पे आंतरिक श्वसन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अनाक्षी श्वसन और एक होता है आपका ऑक्सी श्वसन। ठीक है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, कोशिकीय श्वसन आपको क्लियर बना दिया। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोशिकीय श्वसन कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, उसमें एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि सेल्स,
ठीक है। सेल्स क्या है, सेल्स कैसे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आप ध्यान ले लीजिए। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है उसमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ये जो होता है सेल का 70% भाग होता है। ठीक है, कोशिका का ये 70% भाग जो है वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है 70% होता है कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होते हैं, सेंटर केंद्रक होता है, और राइबोसोम्स होते हैं। ये चीज़ें कोशिका में होती हैं। ठीक है, कोशिका यानी सेल स्ट्रक्चर्स में ये होती हैं, सेल कोशिका ये होती हैं। ठीक है, कोशिका में ठीक क्या होता है, 70% आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, ये चीज़ जो होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। यानी जीवित कोशिका जो होती है उसमें रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होता है, जो ये पार्ट वो होता है, वो कहाँ पे होता है, आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपका आता है अनाक्षी श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ठीक है, जो श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है यानी अनुपस्थित में होता है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। ठीक है, जो अनाक्षी श्वसन होता है ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है यानी ऑक्सीजन नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। सेल के फिर साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का भी विघटन होता है, हल्का सा आंशिक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस जो पूरी प्रक्रिया होती है अनाक्षी श्वसन को, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा इस अनाक्षी श्वसन को, कि जो इतना याद रखिएगा, अनाक्षी श्वसन जो है ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोशिका द्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मतलब में पूरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज का जो आंशिक विघटन भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, वो एब्सेंट में होता था, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसका, उसमें हल्का सा बिल्कुल आंशिक रूप से विघटन हो रहा था अनाक्षी श्वसन में। ऑक्सी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। ठीक है, जो ऑक्सी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, विशेष एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल। ठीक है, जो पायरुविक अम्ल होता है, 2 टाइम्स लिख गया है इसको, पायरुविक अम्ल होता है जो ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अनाक्षी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस पूरी प्रक्रिया को कहते थे। उसमें पायरुविक अम्ल जो प्राप्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे C6H12 प्लस O6 CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP ऊर्जा। ठीक है, 36 ATP ऊर्जा निकलती है। यानी ATP का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जैसे ये एनर्जी रिलीज होती है 36 इस पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, और पीछे जो अनाक्षी में थी, उसमें अनाक्षी श्वसन में क्या था, उसमें भी 4 ATP ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, 2 यूज हो जाती है और 2 आपकी शेष बच जाती है। ठीक है, और इस प्रकार पूरी कोशिकीय, ये पूरा देख लीजिए, अनाक्षी और ऑक्सी दोनों को श्वसन को मिला के जो क्या होता है, यानी एरोबिक और एनारोबिक श्वसन दोनों को मिला के, रेस्पिरेशन दोनों को मिला के क्या होता है, इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन पर कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी रिलीज 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में अनाक्षी और ऑक्सी श्वसन में दोनों में मिला के हमें 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है,
तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब मैं आई होप कि आपको ये टॉपिक जो श्वसन तंत्र का था ये काफ़ी समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।